नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य निका न्यूज बुलेटिन में बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं उनकी हेडलाइंस। लेबनान में यूएन के शांति दूतों पर हमला, भारत ने बिना नाम लिए इजरायल को घेरा। ट्रंप की ईरान से धमकी के साथ अपील, देर हो उससे पहले कर लो डील। ट्रंप के दावों पर अमेरिकी सांसद मर्फी बोले, कहा ईरान से जंग हार रहा अमेरिका। हॉर्मुज संकट पर मैक्रो की दो टूक, बलपूर्वक खोलना नामुमकिन, हमला पड़ेगा भारी। मालदा कांड पर बीजेपी हमलावर, ममता से मांगा इस्तीफा, लगाया आरोप, बंगाल में जंगल राज। लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र के शांति दूतों पर हुए हालिया हमलों से भारत काफी नाराज है। विदेश मंत्रालय ने इन हमलों की कड़ी शब्दों में निंदा की है और शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये मौतें इजरायली हमलों के दौरान हुई। भारत के लिए ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि लेबनान के शांति मिशन में हमारे करीब 600 जवान इस वक्त तैनात हैं। हालांकि भारत ने सीधे तौर पर इजरायल का नाम नहीं लिया है, लेकिन साफ कर दिया है कि जंग लड़ रहे सभी पक्षों को शांति दूतों की सुरक्षा और मिशन की मर्यादा का सम्मान करना होगा। दरअसल लेबनान में ये शांति मिशन कोई नया नहीं है, बल्कि इसे 1978 में तब बनाया गया था जब इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया था। उस वक्त इजरायल का मकसद फिलिस्तीनी लड़ाकों को रोकना था, जिसे ऑपरेशन लिटानी का नाम दिया गया। लेकिन आज हालात फिर से वही बन गए हैं। भारत दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाले देशों में से एक रहा है। इसीलिए अब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का हवाला देते हुए मांग की है कि शांति दूतों के खिलाफ अपराध करने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पश्चिम एशिया के बिगड़ते हालात पर भारत ने दुनिया के सामने अपनी गंभीर चिंता जताई है। ब्रिटेन में हुई एक बड़ी बैठक में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने हिस्सा लिया, जहां 60 से ज्यादा देश मौजूद थे। उन्होंने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर जहाजों की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के होनी चाहिए। भारत के लिए ये मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि इस पूरे संकट में भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने खाड़ी में हुए हमलों में अपने नाविकों को खोया है। विदेश सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस तनाव का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा यानी तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ रहा है। आखिर में भारत में शांति का रास्ता दिखाते हुए कहा, इस संकट का हल सिर्फ और सिर्फ कूटनीति और बातचीत से ही निकल सकता है। अब वक्त आ गया है कि सभी पक्ष हमले रोकें और एक साथ बैठकर तनाव कम करने की कोशिश करें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा है कि वो वक्त रहते समझौता कर ले, वरना कुछ नहीं बचेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें ईरान के एक बहुत बड़े पुल को मलबे में तब्दील होते दिखाया गया है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, ईरान का सबसे बड़ा पुल अब गिर चुका है और अब ये दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में धमकी दी है और आगे अभी बहुत कुछ होने वाला है। इस हमले में कम से कम 2 लोगों की जान चली गई। अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावों की हवा निकालते हुए कहा कि अमेरिका असल में ये जंग हार रहा है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि ट्रंप जिस हकीकत की बात कर रहे हैं वो सिर्फ उनके दिमाग की उपज है। मर्फी का मानना है कि अमेरिका ना तो ईरान की मिसाइलों को खत्म कर पाया है और ना ही उनके परमाणु प्रोग्राम को रोक सका है। उल्टा इस जंग के बाद ईरान पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होकर उभरा है, खासकर तब जब हॉर्मुज का समुद्री रास्ता अब पूरी तरह उसके कब्जे में है। इस लड़ाई में अमेरिका के अरबों डॉलर पानी की तरह बह रहे हैं और बेकसूर अमेरिकी सैनिकों की जान जा रही है। ईरान की सेना ने बदला लेने के लिए बहरीन में मौजूद अमेज़न के बड़े क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर को तबाह करने का दावा किया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC का कहना है यह हमला हाल ही में हुई उनके नेताओं की हत्या का जवाब है। दरअसल बुधवार को ईरान के बड़े नेता कमल खराजी पर हमला हुआ था, जिसमें उनकी पत्नी की मौत हो गई और वो खुद गंभीर रूप से घायल हो गए। ईरान को शक है कि अमेरिका और इजरायल की बड़ी IT कंपनियां तकनीक के जरिए उनके नेताओं को ट्रैक कर रही हैं। इसी गुस्से में ईरान ने पहले ही एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी 17 बड़ी कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी दी थी। उनका मानना है ये कंपनियां जासूसी और हमलों में मदद कर रही हैं, इसलिए अब वो इन ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाएंगे। ईरान के सेना प्रमुख अमीर हातमी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि वो दुश्मन की हर हरकत पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी तरह की ढील ना बरती जाए और दुश्मन की चालों को पूरी गंभीरता से समझा जाए।
हातमी के मुताबिक सेना को हर तरह के हमले का जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार रहना होगा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर दुश्मन ने ईरान की जमीन पर कदम रखने की हिम्मत की तो उसका एक भी सैनिक जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। सरकारी मीडिया ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें सेना प्रमुख अपने बड़े कमांडरों के साथ मीटिंग करते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर ईरान ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है और अपनी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने दो टूक कह दिया है कि हॉर्मुज के समुद्री रास्ते को बलपूर्वक खोलना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने साथियों को चुनौती दी थी कि वो इस रास्ते को खुलवाने के लिए मिलकर काम करें, जिसके बाद मैक्रो का यह बयान आया है। राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सैन्य अभियान के जरिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य को जबरन खुलवाने की वकालत करते हैं और कभी कभी अमेरिका ने भी ऐसी ही बात कही है। उन्होंने आगे साफ किया कि मैंने कभी कभी इसलिए कहा क्योंकि उनका रुख बदलता रहा है, लेकिन हमने कभी भी इस रास्ते को नहीं चुना और हमें लगता है ये मुमकिन नहीं है। मैक्रो ने इसकी वजह बताते हुए कहा ये नामुमकिन इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, साथ ही जो भी समुद्री रास्ते को पार करने की कोशिश करेगा उसे ईरानी सेना से सीधा खतरा होगा। उनके पास न सिर्फ बड़ी ताकत और संसाधन है बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलें और कई दूसरे बड़े खतरे भी मौजूद हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जारी तनाव के बीच अब चीन ने भी अपना रुख साफ कर दिया और शांति की अपील की। चीन का कहना है कि वो इस समुद्री रास्ते को फिर से सुरक्षित बनाने के लिए सभी देशों के संपर्क में है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने साफ तौर पर कहा कि पूरी दुनिया चाहती है कि हॉर्मुज में तुरंत युद्ध विराम हो और वहां फिर से अमन कायम हो। चीन ने इस पूरे बवाल की जड़ अमेरिका और इजराइल को बताया। ईरान अब ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी के लिए एक खास नियम तैयार कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी का कहना है कि चाहे शांति का समय ही क्यों ना हो, समुद्र से गुजरने वाले जहाजों को तटीय देशों की देखरेख में ही चलना चाहिए। उनका मानना है कि ईरान और ओमान का ये नया सिस्टम जहाजों पर पाबंदी लगाने के लिए नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान में छिड़ी जंग को लेकर अब खुद कमान संभाल ली है। इसी सिलसिले में उन्होंने गुरुवार को मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती के साथ एक बहुत ही अहम मुलाकात की। क्रेमलिन की प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि इस बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा ईरान की जंग और मिडिल ईस्ट में मची अफरा तफरी को शांत करने था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ कहा है कि पुतिन लगातार इलाके के बड़े नेताओं के संपर्क में है ताकि हालात को काबू में किया जा सके। रूस का कहना है कि अगर दुनिया को उनकी जरूरत पड़ती है तो वो इस सैन्य टकराव को खत्म कराकर शांति बहाल करने में पूरी मदद करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी को उनके पद से हटा दिया। उनकी जगह अब टॉड ब्लैंच को कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल की जिम्मेदारी सौंपी गई। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप उनके काम के तरीके से काफी समय से परेशान चल रहे थे। दरअसल सबसे बड़ी नाराजगी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों को लेकर थी, जिसकी जांच में ट्रंप को ढिलाई नजर आ रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप इस बात से भी चिढ़ रहे थे कि बोंडी उनके विरोधियों और दुश्मनों पर उतनी तेजी से कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही थी जितनी वो चाहते थे। व्हाइट हाउस के सूत्रों का कहना है जब काफी समय तक कहने के बाद भी काम में तेजी नहीं आई तो राष्ट्रपति ने आखिरकार उन्हें हटाने का मन बना लिया। अब चर्चा है कि ट्रंप आने वाले दिनों में ली जेल्डिन को पाम बोंडी की जगह पर परमानेंट अटॉर्नी जनरल बना सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि अमेरिका उसे व्यापार के मामले में दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा तरजीह और खास छूट दे। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच तकनीक और सुरक्षा क्षेत्रों में बहुत ही पक्की दोस्ती है। दरअसल ठीक एक साल पहले ट्रंप ने लिबरेशन डे के मौके पर भारतीय सामान पर भारी टैक्स लगाने की बात कही थी। तब से लेकर अब तक टैक्स की दरों में काफी ज्यादा बदलाव हुए। कभी टैक्स 50% तक पहुंचे तो कभी घटकर 10% पर आ गए। अब इसी खींचतान के बीच पीयूष गोयल ने याद दिलाया है कि दोनों देशों के बीच पहले ही एक साझा समझौता हो चुका है। इस समझौते के तहत भारत को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलनी चाहिए ताकि भारतीय सामान वहां आसानी से बिक सके। भारत को पूरी उम्मीद है कि इस मजबूत साझेदारी की वजह से उसे दूसरे देशों के मुकाबले व्यापार में ज्यादा फायदे मिलेंगे।
पश्चिम बंगाल के मालदा में जजों को घंटों बंधक बनाए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने इस घटना को लेकर ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बंगाल में अब पूरी तरह जंगल राज आ गया है। दरअसल आरोप है कि 7 न्यायिक अधिकारियों को एक सरकारी दफ्तर में 7 घंटे से ज्यादा समय तक बिना खाने पीने के कैद रखा गया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं सुना गया कि कोर्ट के अफसरों को ही बंधक बना लिया जाए। आखिर में उन्हें खुद डीजीपी को तलब करना पड़ा, तब जाकर जजों की जान बच सकी। गौरव भाटिया ने सीधा आरोप लगाया कि ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही जांच में रोड़ा अटका रही है। उन्होंने साफ लहजे में कह दिया कि अगर ममता बनर्जी कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों से पहले पुलिस महकमे में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। चुनाव आयोग ने राज्य के पुलिस प्रमुख यानी डीजीपी के पद पर संदीप राय राठौर को नियुक्त किया है। उन्होंने जी वेंकटरमन की जगह ली है, जो अब तक इस जिम्मेदारी को संभाल रहे थे। आयोग ने साफ कर दिया कि यह आदेश तुरंत लागू होगा और हटाएगा अधिकारी को चुनाव खत्म होने तक किसी भी चुनावी ड्यूटी में नहीं लिया जाएगा। सिर्फ डीजीपी नहीं बल्कि कई शहरों के पुलिस कप्तान भी बदल दिए गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.